पूस का महीना है, बहुत अधिक ठंड का महीना, और इस महीने में आग न जले तो ये हो ही नहीं सकता। आग भी जली है, हम लोग बैठे भी हुए हैं, ऐसे में अगर बातचीत न हो तो इस पूस के महीने का ये बड़ा अपमान होगा, इस आग का भी बड़ा अपमान होगा। इसलिए हमारे बीच में आज ये हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर श्वेता जो सर्जन भी हैं वो हमारे बीच में आई हुई है। तो उनसे थोड़ी बातचीत शुरू करते हैं। इससे पहले थोड़ा मैं आप लोगों को बता दूं कि पूस के महीने को कवियों ने जो है घर जमाई की संज्ञा दी। जिस प्रकार से घर जमाई का जो है घर में आए या जाए पता नहीं चलता कि कब आता है और कब चला जाता है, ऐसे ही पूस का महीना भी जो है माना जाता है कि इसके न आने का पता चलता है और न जाने का पता चलता है। दिन छोटे और भगवान सूर्य भी जो है बड़े कम कपाते हुए आते हैं और कम कपाते हुए भी चले जाते हैं। तो इस पूस महीने का थोड़ा सा सम्मान करते हुए हम ये बातचीत शुरू कर रहे हैं और स्वागत करते हैं श्वेता जी का। श्वेता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो स्वागत अभिनंदन, आप हमारे बीच में आई, हमारे घर में आई हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका अपना जो प्रोफेशन क्या है वो कहाँ है, कैसा है, कहाँ आप काम करती हैं, और थोड़ा सा आपका परिचय कि किस तरह से आपने जो है इस प्रोफेशन में आने की सोची। मैं आई एम डॉक्टर बाय प्रोफेशन। ठीक, डॉक्टर हूँ, आई एम जनरल सर्जन। हाँ मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएट, सबसे पहले MBBS मैंने अपना पुणे DY पाटिल से किया। ठीक, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी MS जनरल सर्जरी मैंने भारतीय विद्यापीठ पुणे से किया। अच्छा, एंड देन सिंस लास्ट 6 years मैं ESI मानेसर में काम करी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अच्छा, हाँ जी, गवर्नमेंट हाँ जी, में काम कर रही हैं आप। 6 years हो गए। हाँ, तो श्वेता जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आजकल आमतौर से बच्चे जो है माँ बाप की इच्छा पर चलते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या बेटी मेरी ये बनेगी, यहाँ तक कि जन्म होते ही उनके मन में आ जाती है कि हम इसको ये बनाएंगे। हाँ जी, तो आपकी स्वयं की ये इच्छा थी डॉक्टर बनने की, बिल्कुल। या थोड़ा सा माता पिता की भी इसमें रजामंदी थी कि भाई हमारी नहीं, बेटी नहीं, डॉक्टर बने? अगर आप जैसा बोल रहे हैं वो जी। बिल्कुल सही है। जिस तरीके से और बचपन में जिस एम से मम्मा पापा ने मुझे हॉस्टल में डाला था, दैट वाज टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक, तो हमारे कॉलेज में यही था कि आप अगर 1st से 12th स्टैंडर्ड तक इनको इस एक स्कूल में रखेंगे जी, तो उनको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा मेडिकल कॉलेज में, अच्छा। देहरादून में। अच्छा, तो इसीलिए उन्होंने मेरा एडमिशन कराया था हॉस्टल में, ठीक, सिडनी ठीक, में। ठीक, एंड देन इवेंचुअली मेरा इंटरेस्ट भी लेटर ऑन हाँ। इसी में डेवलप हुआ अच्छा, आफ्टर 10th स्टैंडर्ड। फिर मेरे पेरेंट्स ने बोला कि मेडिकल मत लो बिकॉज वो बहुत लंबा प्रोफेशन है, ठीक, इट टेक्स लॉट ऑफ इयर्स एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क। हाँ, सो आई डिडंट बैक आउट बिकॉज मुझे वही पसंद था, मुझे अच्छा। मेडिकल करियर ही लेना था। ठीक। आई वॉज प्रीटी श्योर अबाउट। हाँ, सो मैंने बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री लिया। फिर मेरे मॉम डैड ने पुश किया कि ये नहीं लो, कुछ और ले लो। आई वाज लाइक नहीं, मुझे MBBS ही करनी है अच्छा, बिकॉज आई लव सर्विंग पीपल। ठीक, सो मैंने वही लिया। एंड देन MBBS के बाद अगेन माई पेरेंट्स पुश दैट जनरल सर्जरी मत करो, इट्स नॉट अ फीमेल प्रोफेशन। सर्जरी इज नॉट टेकन बाय फीमेल्स। अच्छा, सो दे वांटेड मी टू टेक अ डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन के डॉक्टर या रेडियोलॉजिस्ट या कुछ और ले लो, गायनाक ले लो। अच्छा, पर आई वॉज इंटरेस्टेड इन जनरल सर्जरी, सो आई टुक इट बाय माई ओन चॉइस। अच्छा, सो ये हमेशा नोबडी फोर्स्ड मी है, ये हमेशा मेरा प्रोफेशन, मेरा पैशन रहा है। अच्छा। एंड आई लव माई प्रोफेशन डे इन एंड। बहुत सुंदर, आपने बड़ी अच्छी बात कही। मित्रों, श्वेता जी ने बताया कि उनकी अपनी ये खुद की इच्छा थी, जबकि उनको बीच बीच में ये भी कहा जा रहा था कि आप इसको न लें या ऐसा न करें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझको जो है ये करना है, और अपने बड़े दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने इस कार्य को किया और आज सर्जन के रूप में हमारे सामने है। श्वेता जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि आप माता पिता ने कहा कि आप गायनी बन जाइए या कुछ और बन जाइए, लेकिन सर्जन नहीं, तो इसके पीछे क्या कोई ऐसा कारण है कि लड़कियां सर्जन बनना कम पसंद करती हैं, या इस प्रोफेशन में कुछ और दिक्कतें हैं? नहीं, इस प्रोफेशन में एक्चुअली लड़कियाँ एक्चुअली में कम सर्जन्स बनती हैं। अच्छा, ऑल्सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, और इस प्रोफेशन की ब्रांचेस बहुत हैं। अच्छा, इसी में बहुत सारी सब ब्रांचेस हैं, जैसे न्यूरो सर्जरी, अच्छा। ऑर्थोपेडिशन, प्लास्टिक सर्जरी, CTVS, यूरो सर्जरी, ये सब एक जनरल सर्जरी के अंडर आती है। अच्छा, सो इसीलिए आपको एक
सिर्फ डिपार्टमेंट नहीं दिखना है, ठीक। आपको सिर्फ एक चीज़ नहीं करना, आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ हैंडल करने हैं। अच्छा जैसे गायनेक है तो आपको सिर्फ गायनेक दिखना है, अच्छा स्किन के डॉक्टर हैं तो आपको स्किन से रिलेटेड दिखना है, और अच्छा। जनरल सर्जरी इज़ ह्यूज, अच्छा और वो वहाँ तक सीमित नहीं है, उसके बाद भी आपको सुपर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक ठीक, जो कि मैंने नहीं करी। नहीं करी। फिर मेरी शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, अच्छा तो इसीलिए आई वाज लिमिटेड। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि इसमें जनरल सर्जरी में जो है आपको एक ही चीज़ नहीं देखनी है, आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना है। तो संभवतः इसलिए भी लड़कियों को जो है कम, इसके लिए लड़कियां खुद भी कम तैयार होती होंगी, क्योंकि उनको घर बाहर भी देखना होता है, अपना घर भी देखना होता है, और भी कई उनकी ड्यूटीज होती हैं। इसलिए मैं ये समझ रही थी कि ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा सा जेंडर का हो कि भैया ऐसे कार्य तो जो है लड़कों को ही करने नहीं, चाहिए, ऐसा लेकिन आपने स्पष्ट कर दिया कि उसमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। ये बहुत अच्छा आपने बात बताई, ताकि लोग समझें इस चीज़ को, हाँ जी, कि कभी कभी हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई उनको लिंग भेद वाली बात जो होती है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके पास घर परिवार की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, इसलिए उनको इस तरफ जाने के लिए बहुत अधिक प्रेरित नहीं किया जाता, या वो स्वयं भी प्रेरित नहीं नहीं होते। होती। आपने एक बात और कही कि बड़े धैर्य की और बड़ा लंबा प्रोसीजर इसमें होता है, हाँ जी, मेडिकल हाँ में जी, लगभग जो है 9-10 साल 10 साल। इसमें लग जाते हैं। हाँ जी, तो इसका मतलब ये है कि बहुत धैर्य की, बहुत परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। हाँ जी। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि आप बच्चों को के लिए या आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, जो आपके बाद के बच्चे हैं, उनको आप इस विषय में क्या मैसेज देना चाहेंगी कि अगर आपके पास धैर्य है, आप कठिन परिश्रम कर सकती हैं, तो इस प्रोफेशन में उनका स्वागत हो सकता है, बिल्कुल। वो सफल हो सकते हैं। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो अगर आप मेडिकल प्रोफेशन ले रहे हैं तो अपनी चॉइस से लीजिए, ठीक, किसी के फोर्स करने पर या किसी का काम आगे बढ़ाने के लिए, या पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं या हॉस्पिटल आगे बढ़ाने के लिए मत लीजिए। हाँ, आप इतना लंबा पीरियड, इतना डेडिकेटेडली हार्ड वर्क विद पैशन नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाए। यू विल गिव अप। सो इट्स बेटर, अगर आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं और उसको लाइफ लॉन्ग कैरी कर सकते हैं, एंड यू हैव दैट थिंग ऑफ caring for other people and giving a selfless, एक तरीके से लोगों के लिए सेल्फलेस होना पड़ता है, उनके टूवर्ड्स डेडिकेटेड होना पड़ता है, उनकी हेल्थ के टूवर्ड्स, एंड बहुत हार्ड वर्क चाहिए इसके लिए, हार्ड वर्क चाहिए। वेरी प्रोलॉन्ग पीरियड, बिकॉज पहले तो MBBS होती है, वो 5.5 साल की विद इंटर्नशिप, एंड देन पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसके बाद भी सुपर स्पेशलाइजेशन होती है अच्छा, 10 साल के बाद भी, बाद में एग्जैक्टली। तो वो 3 साल की और होती है, तो 13 से 14 साल लग जाते हैं टोटल कंप्लीट करने में। तो अनटिल एंड अनलेस आप ये सोचकर चल रहे हो, तब तक ये प्रोफेशन ना लें। ना ले, और ऐसे वैसे भी आजकल बहुत सारे प्रोफेशन हैं जो आप ले सकते हैं ले सकते हैं। आउट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, सिर्फ डॉक्टरी नहीं है, सिर्फ हाँ। इंजीनियर ही नहीं नहीं है, आप है। बाकी भी परस्यू कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि अगर कहीं भी कोई कठिनाई है तो आप दूसरी तरफ अपना रास्ता जो है मोड़ सकते हैं, और बहुत सारी जो है प्रोफेशंस हैं, व्यवसाय हैं, जिन पर आप जा सकते हैं और समाज की सेवा कर सकते हैं। श्वेता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अक्सर जो है वैसे तो हम डॉक्टर को भगवान मानते हैं, और वाकई वो भगवान है, क्योंकि जीवन दे रहा है। हम बीमार हो गए हैं, बहुत सी स्थिति खराब है, उसमें हम स्वस्थ हो जाते हैं, तो निश्चित तौर से वो भगवान है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियां भी आती हैं, अक्सर अखबारों में पढ़ने में मिलता है या सुनने को मिलता है कि भाई ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लोग बड़े उग्र हो जाते हैं कि हमारा मरीज जो है ठीक नहीं हुआ, ये हो गया। तो इस विषय में आप इसको कैसे आप कहना चाहेंगे इस विषय में एक्चुअली पेशेंट्स को समझना चाहिए कि हम सिर्फ एक पेशेंट नहीं देखते दिन में, हाँ, हम बहुत मरीज देखते हैं जिनकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं। हाँ, अब एक ही मरीज के 10 रिश्तेदार आएंगे और हमसे एक ही सवाल पूछेंगे तो हम 10 लोगों को जवाब नहीं दे नहीं सकते। दे, बिल्कुल सही। जो मेरा कहना है, हम कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट जो मरीज के साथ रह रहा है अस्पताल में, हम उसको अच्छे से काउंसलिंग करें, उसको समझाएं इंसान को, हाँ, और फिर आगे वो लोग कन्वे करें बाकी लोगों को। बाकी लोग क्योंकि हम अगर यही करेंगे कि 5 लोग आ रहे हैं, 6 लोग आ रहे हैं, तो हमारा पूरा दिन इसी में निकल जाएगा इसी में नहीं, और बाकी मरीजों को टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, तो लोग ये नहीं समझते, हाँ, वो सब्र नहीं रखते, सब नहीं, और ये सोचते भी नहीं है कि उनके अलावा कोई और मरीज भी है। मरीज भी है, तो ये बहुत ज़रूरी है सोचना कि और बाकी मरीज भी हैं। और हमको सबको देखना है, हाँ जी, हमको सब।
अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अक्सर ये होता है कि आप देर में ले आए मरीज को या कुछ और बात हो गई, तो ऐसे में आप कैसे हैंडल करेंगे उस मरीज को कि मानिए उसकी स्थिति वो हो गई है तो, और दोषारोपण जो है डॉक्टर पर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, मतलब किस तरह से आप लोग इस कंडीशन में पहले तो हम पेशेंट को समझाने की, रिलेटिव्स को समझाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं तो भी हम समझते हैं, बिकॉज लूजिंग समवन इज़ अ वेरी बिग पार्ट। हाँ। कोई अपने रिश्तेदार को बीमार देखना या पेन में देखना बहुत बड़ी बात, तो हम भी समझते हैं। वी आर ऑल्सो मतलब कंसर्न्ड अबाउट इट, बट देन इवेंचुअली हमें वो एक्शंस लेने पड़ते हैं हाँ। जो हम लेना नहीं चाहते। इवेंचुअली हमें पुलिस बुलानी पड़ती है, द सिक्योरिटी गार्ड्स इन आवर हॉस्पिटल फॉर दिस, एंड देयर आर स्पेसिफिकली कैमराज इन द हॉस्पिटल जो ये चीज़ रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। और फिर अपने हेड्स को हम इन्फॉर्म करते हैं, कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करते हैं, एंड टेक एक्शंस अकॉर्डिंगली। ठीक, मानी पूरी कोशिश ये रहती है कि मरीज हमारा जो है बिल्कुल ठीक हो जाए, लेकिन अगर कैसी ऐसी स्थिति बन जाती है, कॉम्प्लिकेटेड स्थिति बन जाती है, तो उसके लिए भी फिर व्यवस्थाएं हैं। सर्जन होने के नाते कभी ऐसी कोई स्थिति आपके सामने, कोई बहुत अच्छी स्थिति आई हो कि बड़ा ठीक टाइम पे आपके पास मरीज आ गया, आपने उसका इलाज किया और खुश हो गए हैं? बहुत सारे मरीज आए हैं ऐसे, इट कम्स ऑन एवरीडे बेसिस। ऐसे तो कैजुअलिटी में बहुत छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, वो जल जाते हैं घर पे। दिवाली में पटाखों से, आग से, सिलेंडर बर्स्ट हो गया उससे, उनको बचाना, और एक्सीडेंट से कई लोग आते हैं। ठीक, लॉट ऑफ पीपल जो हम रोज के रोज एक्सीडेंट केसेस कैजुअलिटी में देखते हैं और ऐसे डील करते हैं, एंड दे एक्चुअली ट्रीट अस एज गॉड्स, यू नो। मतलब मैंने एक बच्चे की जान बचाई थी और एक आदमी की भी साथ में, तो उस दैट लेडी वाज प्रेग्नेंट, जो उनकी माँ थी। अच्छा, तो उन्होंने अपनी बेटी का नाम मेरे नाम पे रखा। अच्छा, शी वाज सो थैंकफुल। सो देयर आर पेशेंट्स जो इतने कंसिडरेट होते हैं, इतने लविंग होते हैं, हमें इतने प्यार देते हैं। इट्स लाइक सब लोगों को समझने का, अंडरस्टैंडिंग का तरीका है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने आपके नाम पर जो है बहुत अच्छा जो केस जो है आपने डील किया, और उसमें जो उनकी बेटी थी उसका नाम उन्होंने आपके नाम पर रखा। ये अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान। डॉक्टर भी सोचता है कि भाई मैंने ठीक कर दिया, और इसके बाद हमेशा ये नाम आगे चलता रहेगा। कभी ऐसी स्थितियाँ भी आई होंगी जबकि कोई कठिन ऑपरेशन रहा होगा, और उसमें जो है बहुत दिक्कतें आई होंगी, तो दूसरों की सहायता की भी जरूरत पड़ी होगी, और वो ठीक हो गया होगा, तो वहाँ पर आपको कैसा लगा उस स्थिति में? तो वहाँ पर अलग स्थिति थी बिल्कुल। जब मैं ऑपरेट कर रही थी तो मुझे डिफिकल्टीज लगी, तो मैंने अपने सीनियर को अप्रोच किया, आई कॉल्ड हिम, और फिर उनसे ओपिनियन लिया और उस हिसाब से ऑपरेट किया। एंड देन इवेंचुअली मैं आपको केस ही बताती हूँ एग्जाम्पल जो मेरे साथ हुआ था। एक 65 साल की अम्मा थी। अच्छा, उनका मैंने पित्त की थैली का ऑपरेशन किया। ठीक, पित्त की थैली का ऑपरेशन करने के बाद जब अम्मा का पित्त का थैली का जो साइज़ था वो भी काफ़ी बड़ा था, जो कि लगभग 20 सेंटीमीटर से ऊपर था, जो यूजुअली नहीं होता। अच्छा, तो मैंने उनका ऑपरेशन किया, और 5 दिन तक वो ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक थी। अच्छा, वो खा पी रही थी, लैट्रिन पेशाब सब अच्छी तरीके से कर रही थी, बिल्कुल अच्छे से रिकवर हो रही थी, उनके टाँके भी सही थे। बट देन इवेंचुअली जो वार्ड में उनको खांसी हो गई। अच्छा, शुरू, अच्छा, उनको वहीं के पेशेंट से, आजू बाजू के पेशेंट से इन्फेक्शन डेवलप हो गया, जिसकी वजह से उनके टाँकों पे जोर पड़ा। अच्छा, और उसके बाद उनके टाँके सारे खुल गए। ठीक, खुलने के बाद सारा अंदर का पेट भी, आंतड़ी भी थोड़ी सी बाहर आ गई, जिसकी वजह से हमें ऑपरेशन थिएटर में दोबारा लेना पड़ा। तो उस टाइम पे मरीज़ के जो रिलेटिव्स थे बहुत एग्रेसिव हो गए कि हमारे मरीज़ के साथ ऐसा कैसे हो गया। 5वें दिन तक वो बिल्कुल ठीक थी, और एकदम से खांसी हो गई। तो उनको समझाया मैंने, अच्छा, ये होता है। अच्छा, और ओल्ड एज कंसिडर करके जो उनकी उम्र थी उसके हिसाब से भी होता है, क्योंकि उनकी मांसपेशी कमज़ोर हो जाती है। तो उस तरीके से उनको डील किया, और फिर उन अम्मा का जो इम्यून सिस्टम था और जो ज़ख्म भरने की टेंडेंसी थी वो भी काफ़ी लेट थी, मतलब अच्छा, इस तरीके से थी। तो उनका लगभग वो मेरे पास कम से कम 2 महीना नहीं है मेरे पास अस्पताल में, जो मैंने लगातार पट्टी करी है उनकी, और लगातार उनको काउंसलिंग किया है, उनके रिलेटिव्स भी।
मतलब उनको भी समझाया टाइम टू टाइम। उनके पता नहीं रिलेटिव्स भी कितने लोग आए। हाँ मैंने बोला मैम मेरी जिम्मेदारी है, मैंने ऑपरेट किया है तो मैं ठीक करके भेजूँगी, पर आपको धैर्य रखना पड़ेगा। हाँ। तो उनको जब 2 महीने बाद ठीक हुई तो अम्मा ने अपने गांव से खाना बना के टिफिन में मेरे लिए भेजा। ऐसे भी लोग होते हैं हाँ। कि इवेंचुअली पहले नहीं समझते, नहीं बट समझते। लेटर जब वो ठीक होके जाते हैं हाँ। तो उनको समझ में आता है। हाँ। कि क्या तो इसमें जो है रिश्तेदारों को भी बहुत जो है धैर्य रखना चाहिए ऐसी बिल्कुल। स्थिति में, क्योंकि शरीर की अपनी अपनी Exactly, क्वालिटी होती tendency है। है। एक गुण इंसान होते का हैं। 5 दिन में बढ़ता है जख्म, हाँ। दूसरे का 10 दिन में बढ़ता है, एक का हाँ। 15 दिन में बढ़ता है। तो उसमें ये- डॉक्टर के हाथ में नहीं होता हाँ। है। मतलब समाज से भी जो है डील करने में दिक्कतें आती हैं इस विषय में। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई हमको कि कम से कम 2 महीने तक आप उनको जो है ट्रीटमेंट देती रही और उन रिश्तेदारों को भी समझाती रही। तो इसके लिए तो बहुत बहुत साधुवाद है आपको कि आपने इतना धैर्य रखा। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज जो है वो दूसरी चीज़ों में पड़ जाता है, जैसे हम माने टोना टूटता है या नज़र लग गई या ये हो गया, और उसके बाद जो हालत बिगड़ जाती है तो तब आपके पास वो लोग आते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी मरीजों स्थिति के लिए या लोगों में के लिए? मरीजों को जो ऐसे लोग होते हैं जादू टोना टोटका, हाँ। उनसे बच के रहना चाहिए पहली बात। दूसरी बात, ऐसी कंडीशंस होती हैं जो ये बाबा वाबा खोल के रखते हैं हाँ अपना क्लिनिक, पता हाँ। नहीं जिनके कैंसर का ट्रीटमेंट है, उनके पास कोई कैंसर का इलाज नहीं है। नहीं आप स्टार्टिंग स्टेज में आएंगे, स्टेज 1 में आएंगे तो फिर भी आपकी लाइफ लॉन्जेविटी जो आपका प्रोग्नोसिस है हाँ वो इंक्रीज हो सकता है। हाँ पर आप लेट स्टेज में आएंगे तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं कर फिर कीमो रेडिएशन ये सब चीज़ें और ज़्यादा दर्द वाली चीज़ें होती हैं। हाँ तो इसीलिए हमें पहली स्टेज पे ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वेदर इट इज एलोपैथिक के ही पास, हाँ। आयुर्वेदिक, किसी बाबा, किसी झोपड़ वाले, किसी अलग जो हाँ, लोग बैठे होते बिल्कुल हैं जो सही, इस चीज़ बिल्कुल का सही इलाज है। बोलते हैं हाँ। कि हम इनका 100% इलाज कर देंगे, हाँ। उनके चक्कर में नहीं पड़ना। नहीं बढ़ना चाहिए। ये श्वेता जी ने बिल्कुल सही कहा है कि जब ऐसा रोग हो, कोई भी रोग हो, तो आप तुरंत जो है डॉक्टर के से संपर्क जाएं, करें जांच कराएं। और इस तरह की चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आप शुरू में ही आ जाएं तो निश्चित तौर से जो है आपकी स्थिति को ठीक होते हुए देर नहीं लगेगी। बात कैंसर की चली है, तो महिलाओं में भी जो है कई प्रकार के कैंसर होते हैं। तो आप इस विषय में मतलब किस तरह, जैसे चेस्ट का है या ओवरी का है, ये अधिकांश मैंने सुना है, मैं ज़्यादा तो जानती नहीं हूँ लेकिन सुना है मैंने। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो लोग अपने अब मैं को आपको समझें? इसी का ही एग्जांपल देती हूँ। जी। जैसे एक पेशेंट थी मेरे पास अच्छा जो कि उसको अपनी छाती का, ब्रेस्ट का कैंसर अच्छा था, ठीक और वो महिला थी 60 साल की। अच्छा तो पहले साल पे उन्होंने, जब उनको छोटी सी गांठ थी बिल्कुल 1 हम्म। सेंटीमीटर की मटर जैसी, जो मेरे को बताती है, अच्छा। जो उन्होंने हिस्ट्री दी, हाँ उसके बाद वो रामदेव बाबा के क्लिनिक चली गई ठीक और उन्होंने बोला वहाँ पे पूर्ण रूप से कैंसर का इलाज हो जाएगा। हो जाएगा। वो महिला मेरे पास 2 साल बाद आई, अच्छा जिनकी वजह से, अब मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या ट्रीटमेंट दिया था, इसकी वजह से पूरे शरीर में कैंसर फैल गया। अच्छा वो स्टेज 1 से स्टेज 4 हो गया। और हो गया। अब वो स्टेज 1 में वो छोटी स्टेज पे जब था हाँ। वो रोका जा सकता था, उसका ट्रीटमेंट था, उसको एक्सरसाइज करके सर्जरी करके निकाला जा सकता था। और जिस स्टेज पे वो मेरे पास आई, उस स्टेज पे उसका कोई इलाज नहीं, हाँ उसका इलाज था घर ले जाके सेवा करना, सेवा कर। जितना दिन बचे हैं। कीमो रेडिएशन और दर्दनाक होगी, और ऑलरेडी वो 65 साल की थी, तो वो झेल पाएंगी या नहीं झेल पाएंगी वो भी नहीं पता। वो भी नहीं पता। उनकी ब्रेस्ट से वो कैंसर छाती में, लंग्स में हाँ। और बोन्स में सब जगह फैल चुका है। है जो। इसीलिए महिलाओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे उन्हें किसी प्रकार की गांठ, कोई दर्द, कुछ भी स्किन में चेंजेस महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर को जाए, डॉक्टर के पास जाए और अपनी जांच कराए। जांच करें। बहुत सुंदर श्वेता जी, आपने जो है मेडिकल जो आपका व्यवसाय है उसमें जिस प्रकार की बातें आप लोगों के सामने आती हैं या जो संदेश आप देना चाह रहे हैं वो आपने बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट कर दिया कि आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप निश्चित तौर से डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से सलाह लें और आपको इसका लाभ जो है वो मिलता रहेगा। आप अन्य चीज़ों के चक्कर में न पड़ें। तो आपने बहुत अच्छी बात हमको बताई है मित्रों। श्वेता जी जो है एक कुशल डॉक्टर तो है ही हैं,
एक कुशल गृहिणी भी हैं, और सबसे बड़ी बात मैंने उनके अंदर जो सामाजिकता देखी है, और जो एक मन का उनका बच्चा है जो उनके साथ रहता है, हर समय बाहर आ जाता है। इस समय आज वो हमारे यहाँ घूमने भी गई तो रास्ते में जो है लकड़ियाँ उठाने लगी। ये अपने आप में एक वातावरण से जुड़े रहने की, प्रकृति से जुड़े रहने की एक बहुत बड़ी जो है कामयाबी है उनके अंदर, एक बड़ा गुण है। तो मैं चाहूँगी कि वो डॉक्टर के रूप में तो अपना व्यवसाय जो है अच्छे से कर ही रही हैं, लेकिन अपने मन के इस बच्चे को वो हमेशा बनाए रखें, हमेशा प्रकृति से जुड़े रखें, और जो वो दायित्व अपना घर बाहर का निभा रही हैं उसको निभाते रहिए। मित्रों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह से आप जो है देखते रहें, सुनते रहें, लाइक शेयर करते रहें, और मिलेंगे फिर ऐसे ही वीडियो में। श्वेता जी का एक बार फिर से अभिनंदन और नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद।